वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने लैंगिक क्रिया की 3 अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिनमें से 2 अवस्थाओं को हमने डिस्कस कर लिया था। ये 3 अवस्थाएं इस प्रकार से थी: निषेचन पूर्व क्रिया, निषेचन, और तीसरी थी पश्च निषेचन क्रिया। तो इस लेक्चर में हम पश्च निषेचन क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पश्च निषेचन जो क्रिया होती है, इनमें 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहली युग्मनज का निर्माण और दूसरी होती है भ्रूण का निर्माण। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से समझ लीजिए कि 2 घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पश्च निषेचन क्रिया यानी निषेचन की बाद जो क्रिया होंगी, इनमें 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो जाइगोट बन जाता है निषेचन के बाद, और भ्रूण का विकास होता है। तो अब हम युग्मनज को और भ्रूण के विकास को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है निषेचन। तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, जो कि कैसा होता है? द्विगुणित यानी 2n होता है। यानी लैंगिक कोशिकाएं जो कि अगुणित होती हैं, नर और मादा, युग्मक के मिलने से युग्मनज का विकास होता है, जो कि एक कोश की होगा लेकिन द्विगुणित होता है। ठीक है, n के मिलने से 2n बनता है। ठीक है, अब निषेचन के फलस्वरूप हमने बता दिया युग्मनज का निर्माण हुआ। अब इसका विकास किस तरह से होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज का जो विकास यानी ये जो बना है, ये मादा शरीर के अंदर बना है या मादा शरीर के बाहर इसका विकास हुआ है। तो ज़्यादातर प्राणियों में क्या होता है, जहाँ पे बाह्य निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, वहाँ पर निषेचन प्रायः जल में होता है। तो वहाँ पर ऐसे में युग्मनज का विकास भी जल में या बाहरी माध्यम में होगा। जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जो जीव होते हैं, उनमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के भीतर होता है। यहाँ पे आपको बता दिया, जिन जीवों में युग्मनज का निर्माण जीव शरीर के अंदर हुआ है, वहाँ जीव शरीर के अंदर ही होगा। ठीक है, तो बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का विकास बाहरी माध्यम में होगा, और आंतरिक निषेचन जहाँ होगा वहाँ पे मादा शरीर के अंदर ही युग्मनज का यानी जाइगोट का आगे का विकास होगा। अब युग्मनज का आगे का विकास कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस जीव का जीवन चक्र कैसा है और वहाँ वो किस पर्यावरण में रहता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पर, वो जिस वातावरण में रहेगा वैसी ही उसमें वृद्धि होगी। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि फंजाई यानी कवक और शैवाल का उदाहरण लें, तो इन जीवों में युग्मनज में तुरंत विभाजन नहीं होता, और ये क्या करते हैं, विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। यानी कुछ देर युग्मनज ऐसे ही रहते हैं और अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। ये इसकी युग्मनज है, ये इसका केंद्रक है। ये कुछ समय के लिए एक अपने चारों तरफ मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है। अब इस मोटी भित्ति यानी इसका क्या कार्य है, तो ये मोटी भित्ति इसे बाहरी क्षति से बचाती है, और शुष्कन यानी ये सूख न जाए इससे बचाती है। समय आने पर ये जो युग्मनज है, ये अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है। तो इसमें जहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि युग्मनज जो है, ये तुरंत इसमें वृद्धि नहीं होती या इसमें विभाजन नहीं होता इनकी कोशिकाओं में। ये काफ़ी समय तक विश्राम काल में रहते हैं, तत्पश्चात इनमें विभाजन होता है। विभाजन भी कैसा होगा, ये बात हो रही है फंजाई, कवक और शैवाल के यानी निम्न कोट के पौधों में युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सिर्फ कहाँ पे, ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं कवक और शैवाल, इनमें इनके युग्मनज यानी जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि इनका ये जाइगोट जो है ये 2n होता है, और इनका जो मुख्य पादप शरीर है, उनके जड़ तना पत्ती में मुख्य जो पादप का शरीर है वो अगुणित होता है, n होता है, जिसकी वजह से इनके जाइगोट में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। इससे जो नया पौधा बनता है वो कैसा होता है, अगुणित कोशिका को लिए होता है, यानी कि उनकी जड़ तना पत्ती में आधे गुणसूत्र होंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो लेकिन जो आपके पुष्पीय पौधे हैं
उनमें युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो पौधा अंकुरित होकर बनेगा उसकी जड़ तना पत्ती में द्विगुणित गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो आपके जो विकसित पौधे हैं उनकी जड़ तना पत्ती में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, वो 2n उनकी प्लांट बॉडी होती है और उनके युग्मनज में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि होती है और भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण के विकास से नए जीव की उत्पत्ति होती है, यानी वो अंकुरित होकर नए पौधे बनाएंगे और कोई जीव होगा तो वो क्या होगा, आगे वृद्धि करके नए जीव की उत्पत्ति करेगा, जीव या जंतु होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भ्रूणोद्भवन, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को हम भ्रूणोद्भवन कहते हैं। इसे देख लीजिए, भ्रूणोद्भवन क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का बनना। जेनेसिस का अर्थ आपको बता दिया कि जेनेसिस मीन्स होता है निर्माण होना, बनना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, यानी जाइगोट से कुछ समय बाद भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भवन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। अब भ्रूणोद्भवन की क्रिया में भी 2 प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रूप से होती हैं। पहला तो कोशिका विभाजन, यानी समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिकीय जो युग्मनज है, जाइगोट बना है, वो कई कोशिकाओं में बदलेगा, यानी उसका विकास शुरू होगा, एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो यह जो निर्माण है ये समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तत्पश्चात ये कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसमें कोशिका विभेदीकरण होता है और इसके फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति, यानी पहले भ्रूण बनता है फिर नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इसमें हमने ये जाना कि भ्रूणोद्भवन में भ्रूण के निर्माण के समय क्या होता है, पहले तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिका विभाजन होगा जो कि समसूत्री प्रकार का होगा और दूसरी क्रिया क्या होगी, कोशिका का विभेदीकरण, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो कोशिकाओं का समूह बना है, यानी एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन गई, इन समूहों में एक निश्चित रूपांतरण होता है और इन रूपांतरणों से होकर ये आगे पहले ऊतक बनाती हैं, फिर अंग और अंग तंत्र और फिर नए जीव का विकास करती हैं। इस तरह से एक संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको डायग्राम से समझाया गया है कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की घटना में ये यहाँ नर युग्मक है, स्पर्म शुक्राणु जो है ये मनुष्य में बताया है। ठीक है, मनुष्य और कई जंतुओं में जो नर युग्मक है उसे शुक्राणु के नाम से जानते हैं, स्पर्म इंग्लिश में बोलते हैं, और ओवम ये बड़ा जो है स्थिर, ये ओवम यानी अंडाणु होते हैं। तो इनके संयुग्मन से मिलने से जो रचना बनी उसे जाइगोट यानी युग्मनज कहते हैं, ये बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये इन दोनों के केंद्रक मिले, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई दिख रहा है केंद्रक, ये एक नर और मादा के केंद्रक के मिलने से यहाँ 2n युग्मनज का निर्माण हुआ है, जो कि बाद में कैसा होगा, एक कोशिकीय होगा। ठीक है, यही एक कोशिकीय युग्मनज क्या है, आगे विभाजित होना शुरू होता है समसूत्री विभाजन द्वारा। समसूत्री विभाजन जहाँ भी होगा इनकी सभी कोशिकाएं कैसी होंगी, बिल्कुल समान होंगी आकार में और गुणसूत्रों में। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है ये। ठीक है, तो इनकी संख्या बढ़ेगी और आकार में वृद्धि होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये आपके एनिमल डेवलपमेंट है, यानी जंतु के विकास की पूरी घटना है, और यहाँ पे पौधे के विकास की, यानी यहाँ पे ये आपका निषेचित आपका युग्मनज है, जाइगोट है, जो कि सबसे पहले विभाजित हुआ। एक या कोशिकीय जो था इसमें पहले विभाजन हुआ, तो पहले 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4, फिर ये कोशिकाओं की का पूरा एक गेंद सी रचना बनी जो कि बीच में खोखली थी, इसे ब्लास्टुला बोलते हैं। फिर यहाँ पे कई परतों का निर्माण हुआ और इसके बाद अंत में एक नए जंतु का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधों में भी देखें तो पौधों में भी पहले एक कोशिकीय जो जाइगोट था ये 2 कोशिका में बदला, फिर कई कोशिकाएं 8 से 10 कोशिका की अवस्था आई और अंत में होते होते इस तरह से ये नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि भ्रूणोद्भवन कैसे होता है, यानी जाइगोट से भ्रूण का निर्माण और उससे नए जीव की उत्पत्ति, ये आपका जंतुओं में बता दिया और ये पौधों में, ये स्टारफिश है और ये पौधा है, सामान्य पौधे की संरचना है। नेक्स्ट आता है जंतुओं में भ्रूण के विकास को दो भाग में विभाजित किया गया है। किस आधार पर? पहला
कि युग्मनज जो है वो मादा शरीर के बाहर विकसित हुआ है या अंदर। तो अब आप देखिए, पहला आपका टाइप आता है अंडप्रजक। तो अंडप्रजक जो प्राणी होते हैं उनके निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, यानी अंडप्रजक वाले जो जंतु होंगे या जीव होंगे वो क्या करते हैं, अंडे को के द्वारा जीवों को जन्म देते हैं। ये प्राणी किसी निश्चित स्थान पे क्या करते हैं, अपने अंडे को रख देते हैं। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि इनसे जो है शिशु निकल आता है, स्फुटित हो जाता है इनके अंडों को तोड़कर। तो ये जो अंडे होते हैं ये बाहरी तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट की जो एक कठोर परत होती है उससे ढक जाते हैं, जिससे जो अंदर जो जीव है वो सुरक्षित रहे। तो एक निश्चित समय अंतराल बाद अंडों में संतति जीव बाहर निकल आते हैं। तो ये एग्जाम्पल में सरीसृप, सांप वगैरह हैं, आपकी छिपकली और आपके पक्षी वर्ग। ठीक है, तो अंडप्रजक जीव हैं जो क्या कहते हैं, शिशुओं को नहीं जन्म देते हैं डायरेक्ट, पहले अंड यानी इनमें आप कह सकते हैं अपरिपक्व शिशु जो है अंडे के रूप में जन्म देते हैं। ठीक है, दूसरा आपका था सजीव प्रजक, यानी ऐसे प्राणी जिनमें युग्मनज का भ्रूणोद्भवन मादा शरीर के भीतर होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, एक निश्चित समय बाद शिशु को प्रसव की क्रिया द्वारा परिपक्व शिशु को जन्म दिया जाता है। ठीक है, तो आपके सभी स्तनधारी जो हैं जीव वो इसके एग्जाम्पल में आएंगे। अब पौधों की बात कर लेते हैं। तो पौधों में निषेचन के पश्चात क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होगा कि पुष्पीय जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया जो होती है वहाँ पे 2 बार निषेचन होता है, 2 तरह, तो उसे दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं। त्रिक संलयन होता है जिसके फलस्वरूप आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और निषेचन जो नर और मादा के केंद्रक का निषेचन होता है उसके फलस्वरूप युग्मनज जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इससे जाइगोट युग्मनज से भ्रूण बनता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है, ये बढ़ते हुए विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो अंत में जब बीज बन जाता है, परिपक्व फल बन जाता है, तो किसी किसी बीज में यह रह भी जाता है या तो भ्रूण के विकास में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अंत में कह सकते हैं इसके साथ साथ बीजांड में भी निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है अंत में, और अंडाशय ये फल का आवरण बनाती है या फल में बदल जाती है। यहाँ देखिए डायग्राम से आपको बताते हैं, पहले लाइन से देख लीजिए। बीजांड वृंत किस में बदलेगा, ये बीज वृंत में डंठल बनाएगा जिससे बीज जुड़ा रहेगा। अध्यावरण जो आपका बीजांड का अध्यावरण होता है बाह्य और आंतरिक, ये बीज का आवरण बनाता है, टेस्टा और टेगमिन। फिर अंड द्वार जो होता है ये बीजांड द्वार बनाता है। ठीक है, बीजांड का न्यूक्लियस जो होता है ये ज़्यादातर जो पौधों में है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी इनमें भोजन संचित रह जाता है, तब हम इसे पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर पौधों में यह यानी भ्रूण के बनने के समय ये समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ में रह जाता है, तब हम इसे पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में इतनी तरह की कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका जो कि भ्रूण बनाती है, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से भ्रूण बनेगा। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और ध्रुवीय केंद्र भ्रूण कोश बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंडाशय की भित्ति, यह फल भित्ति बनाएगी। बीज में जो भ्रूण सुप्तावस्था में रहता है तो उसकी फल भित्ति बनाते हैं। बीज के चारों ओर बाह्य कवच होते हैं, अंतः कवच होते हैं, टेस्टा और टेगमिन के नाम से हम जानते हैं। तो ये बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण ये बीज का क्या कहते हैं, ये कवच बनाती हैं। ठीक है, सीड कोट बनाती हैं। और भ्रूण बीज पत्रों के माध्यम से स्थिर रहता है। बीज पत्र भी क्या करते हैं, प्रायः जहाँ मोटे होते हैं वहाँ पे ये भोजन देने का कार्य करते हैं। फल भित्ति की संरचना के आधार पर फल सरस और शुष्क हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्रारूपी पुष्प का डायग्राम है जिसमें नर और मादा जननांग बनाए हुए हैं। इधर साइड में आपके नर जननांग है, पराग, ये आपका पूरा का पूरा स्टेमन जो है नर जननांग है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर में यहाँ पराग कोश है, फिर ये लंबा धागे जैसी संरचना, इसे पुतंतु कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने वाली रचना, ये 2 पराग कोश आपस में कनेक्टिव के द्वारा, योजी के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मादा जननांग जिसे अंडप कहते हैं। ठीक है, तो अंडप जो है या इसको स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। तो स्त्री केसर जो है ये पूरी रचना जो है ये आपकी
अंडक कहलाती है। तो इसमें जो देखिए सबसे नीचे फूला वाला भाग अंडाशय है और ये पतली नलिका जैसी रचना वर्तिका और सबसे ऊपर वाली रचना वर्तिकाग्र कहलाती है, जहाँ पर ये परागकोश में परागकण परिपक्व होने के बाद परागण की क्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बीच वाला भाग ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, बीजांड होता है। ठीक है, इसी बीजांड के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अगले में दिखाते हैं, ये एक परिपक्व मैच्योर बीजांड का डायग्राम है। ये यहाँ है, इस डायग्राम में ये वाली रचना है। ठीक है, इसी को बड़ा करके यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये डिटेल में है। ये इसके दो अध्यावरण हैं, बाह्य अध्यावरण, ठीक है, बाह्य और अंत अध्यावरण, दो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसे निभाग वाला भाग कहते हैं और इधर वाले भाग को, जहाँ पे आपने देखा होगा बीज में एक छिद्र होता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, ये बीजांड वृंत है जो बीज वृंत बनाएगा, और ये पूरा का पूरा जो है इसे भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, इम्ब्रियो सैक, इसी में आपकी तीन ये कोशिकाएं, इसे प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। बीच में द्वितीय केंद्रक है, 2n होगा, और ये एक अंड कोशिका और नीचे की ओर इसकी दो सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तो 3 3 6 और ये आपकी दो मिलकर के 7 आपके सेल जो है ये आपका भ्रूण कोश है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है, तो द्वितीय केंद्रक जो है ये आपका क्या बनाता है, भ्रूण पोष एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, और जो जाइगोट होता है वो अंड कोशिका के मिलने से बनता है, यानी नर युग्मक और अंड कोशिका मिलती हैं तब जाके जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। ये आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन है अलग अलग। इधर देखिए, ये आपके फलों में किस तरह के बीज पाए जाते हैं और फल भित्ति को दिखाया गया है। ये सीड है, एस फॉर सीड है। ये पेरिकार्प जो है, पी फॉर पेरिकार्प होता है, फल भित्ति के लिए नामकरण है। ठीक है, पी फॉर पेरिकार्प जो कि क्या है, फल भित्ति है, यानी अंडाशय जो है वो फल भित्ति का निर्माण करती, फल में बदल जाती है निषेचन के बाद। धन्यवाद।